ओटीपी में आज पहली खबर है बलूचों का कत्लेआम, चुप क्यों है अमेरिका। वहीं दूसरी खबर है कब खत्म होगी यूएस ईरान में जंग, चल गया पता। देखिए डेडलाइन सामने आ चुकी है इसकी। तीसरी खबर में बात करेंगे पीके ने बना लिया प्लान, बिहार में करेंगे अब बड़ा खेला, क्या होगा बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। बलूचिस्तान में आधी रात आसमान से मौत बरसी और सुबह मलबे में मासूमों के शव मिले। पाकिस्तानी वायुसेना की कार्रवाई में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। सवाल अब सिर्फ बलूच विद्रोहियों पर कार्रवाई का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस सेना पर है जो आतंकवाद के नाम पर अपने ही नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों में घिर गई है। बलूचिस्तान से सामने आई इस खबर ने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई और उसके नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार 11 अगस्त और बुधवार 12 अगस्त की दरमियान रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने सुराब के गोंधन इलाके में कई जगहों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में करीब 30 आम नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि मृतकों में 9 बच्चे, 7 महिलाएं, 12 पुरुष शामिल हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी बात कही गई। पाकिस्तानी सेना की ओर से इस दावे पर स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये दावे सही है तो सवाल बेहद गंभीर है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान के नाम पर किसी देश की सेना अपने ही नागरिक उनके इलाकों में इस तरीके से उन्हें निशाना बनाएगी। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने बलूच लड़ाकों को निशाना बनाने के नाम पर रिहायशी इलाकों में बम बरसा दिए। इन संगठनों की तरफ से ये बताया गया तस्वीरें जो जारी की गई मंजर दिखाता है। दावा किया गया कि मलबे के नीचे आम परिवार दब गए और कई बच्चे, महिलाएं, उनकी जान चली गई। जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लंबे समय से विद्रोही संगठनों के खिलाफ अभियान चला रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना इसे आतंकवाद से लड़ाई बताती रही, लेकिन बलूच संगठनों का आरोप है कि इस अभियान में आम नागरिक भी लगातार निशाना बन रहे हैं। यहीं से सवाल शहबाज शरीफ सरकार पर भी उठता है। अगर किसी सैन्य कार्रवाई में दर्जनों नागरिक मारे जाते हैं जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल होने का दावा हो, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी घटना की स्वतंत्र जांच कराए। ये बताए कि हमला किस लक्ष्य पर किया गया था, वो वहां पर कौन मौजूद था और नागरिकों की मौत कैसे हुई, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आम नागरिकों की जान के बीच एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। और ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बलूचिस्तान में 11 अगस्त को बलूच स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाए जाने का दावा किया गया। बलूच संगठनों का आरोप है कि इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई तेज की। उनका यह दावा कि हमले में अमेरिकी मूल के F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और इसी आरोप के बाद अमेरिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अमेरिकी प्रशासन से पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता की समीक्षा करने की मांग की। आरोप है कि अमेरिकी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल बलूच नागरिकों के खिलाफ किया जा रहा है। उनकी मांग सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है, यहाँ स्पेयर पार्ट्स, रक्षा उपकरण, सैन्य सहायता, इंजन सपोर्ट और फिर अपग्रेड कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने की अपील की गई। तर्क ये दिया गया है कि अगर इन सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ हो रहा है तो अमेरिका को अपनी सहायता की समीक्षा करनी चाहिए। उधर बदले की कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान में सक्रिय सशस्त्र संगठनों ने हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना और सरकारी ढांचे पर हमले तेज किए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 1 से 8 अगस्त के बीच में 38 ऑपरेशंस की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। संगठन के मुताबिक इन अभियानों में पाकिस्तानी सैनिकों और अन्य सहयोगियों को नुकसान पहुंचा। यूनाइटेड बलूच आर्मी यानी कि UBA ने भी यहाँ बोलान इलाके में एक सैन्य चेकपोस्ट पर रिमोट विस्फोटक से हमले का दावा किया। संगठन के मुताबिक इसमें 4 सैन्यकर्मी मारे गए और 1 घायल हुआ। इसी तरीके से बलूच रिपब्लिकन गार्ड यानी कि BRG ने नसीराबाद इलाके में बिजली के टावर और कच्ची जिले में एक कृषि कार्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। यानी कि तस्वीर का एक हिस्सा ये भी है कि बलूचिस्तान में सक्रिय हथियारबंद संगठन लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान इन्हीं हमलों को आधार बनाकर अपने सैन्य अभियानों को सही ठहराता है। पाकिस्तान ने पहले भी सितंबर 2025 में खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में एयर स्ट्राइक में करीब 30 नागरिकों को मार गिराया था। इसके दावे सामने आए थे और 1 साल के भीतर अलग अलग इलाकों में इसी तरीके के आरोप बार बार सामने आते रहे। इसे केवल एक सैन्य ऑपरेशन कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। असीम मुनीर से सवाल है कि क्या पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी रणनीति का मतलब अपने ही नागरिक उनके इलाकों पर हवाई हमला करना है? शहबाज शरीफ से सवाल, अगर नागरिक मारे गए हैं तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? और पाकिस्तान सरकार से सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन मौतों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच भी होगी? बलूचिस्तान में हिंसा का चक्र नया नहीं है। एक तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बल, दूसरी तरफ अलगाववादी और
संगठन दोनों के बीच में संघर्ष से सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुकाती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार और किसी भी सेना की असली परीक्षा यही होती है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है। इसीलिए सुराब के गोंधन इलाके में हुई हवाई हमले की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। कितने लोग मारे गए, हमला किस लक्ष्य पर था, क्या वहां लड़ाके मौजूद थे और क्या नागरिकों को पहले चेतावनी दी गई, और सबसे अहम, क्या बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। इन सवालों के जवाब पाकिस्तान को देने होंगे, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अगर आम नागरिक ही मारे जाएं तो फिर दुनिया ये पूछने पर मजबूर होगी कि आखिर पाकिस्तान अपने ही लोगों के खिलाफ किस युद्ध में उतर चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच में जारी जंग अब लंबा खिंच रहा है। अब सबके मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि ये युद्ध आखिर खत्म कब होगा, और इससे जुड़ा सबसे बड़ा संकेत खुद ईरान की तरफ से आया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने संकेत दिया है कि ईरान इस जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं। कहना है उनका कि युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक खींचना भी ईरान की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ईरान की सोच को आसान भाषा में समझे तो फिर तेहरान ये चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगातार ये महसूस हो कि ईरान पर हमला करना बड़ा महंगा पड़ेगा। यानी ईरान सिर्फ आज की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि भविष्य के हमलों को रोकने के लिए भी संदेश देना चाहता है। नकवी ने कहा है कि युद्ध लंबा खींचकर दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ताकि आगे कोई भी देश ईरान पर हमला करने से पहले सोचे। यानी ईरान की रणनीति है कि जंग जितनी लंबी चलेगी, दुश्मन की थकान और लागत उतनी बढ़ेगी। नकवी ने दावा किया है कि ईरान फिलहाल युद्ध जीतने की दिशा में बढ़ तो रहा है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ। ईरान के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ऐसी सैन्य क्षमता बनाना है कि भविष्य में कोई देश उस पर हमला करने की हिम्मत न करे। यहीं से कहानी और गंभीर हो जाती है। ईरान के मिसाइल भंडार को लेकर भी नकवी ने दावा किया है कि ईरान जितनी मिसाइलें रोज इस्तेमाल कर रहा है, उससे ज्यादा मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा है। ईरान का बड़ा भूभाग और अलग अलग जगहों में फैली उत्पादन क्षमता उसके मुताबिक इस युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने में मदद कर सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उनसे पूछा गया कि अगर ईरान का मिसाइल भंडार खत्म हो गया तो क्या। नकवी का जवाब था कि ऐसी स्थिति में भी ईरान अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी आर्थिक हितों की तरफ इशारा किया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ नहीं किया है कि किन ठिकानों की बात कर रहे हैं और उन पर हमला कैसे किया जा सकता है। लेकिन उनका बयान बताता है कि ईरान युद्ध को केवल पारंपरिक मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रख रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ईरान वास्तव में इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ भी सकता है? यही ईरान की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही। महंगाई, कमजोर मुद्रा, कम निवेश और आर्थिक ढांचे की समस्या पहले से मौजूद थी। युद्ध ने इन परेशानियों को जाहिर सी बातें और बढ़ा दिया। आंकड़ों पे अगर आए तो ईरान में 12 महीने की महंगाई दर 62% तक पहुंच चुकी है। दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान में अब यह आंकड़ा 100% से भी ऊपर बताया गया है। यानी कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी लगातार महंगी होती जा रही है। रोजगार पर भी युद्ध का असर पड़ा है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अगर हम देखें तो युद्ध के कारण 10 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई। करीब 20 लाख लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। और IMF के अनुसार, अगर उसके अनुमान की बात करें, 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग 5.4% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। IMF के अनुमान के मुताबिक महंगाई करीब 69% तक पहुंच चुकी है। अब समझिए, असली पेच ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। इसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यही ईरान की कमजोरी भी बन सकता है। अगर इस रास्ते में बाधा आती है तो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं और अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ समुद्री नाकेबंदी और शिपिंग प्रतिबंध ईरान के तेल निर्यात को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी हॉर्मुज ईरान का हथियार भी है और उसकी मजबूरी भी है। फिर भी सिर्फ आर्थिक दबाव से ईरान तुरंत युद्ध खत्म कर देगा, ये जरूरी नहीं। इतिहास बताता है कि कई सत्तावादी सरकारें बेहद खराब आर्थिक परिस्थितियों में भी लंबे समय तक टिक सकती हैं। इसीलिए ईरान के सामने 2 रास्ते हैं, या तो बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण समझौते की तरफ आ जाए, या फिर अमेरिका की सैन्य और आर्थिक लागत बढ़ाकर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करें। फिलहाल ईरान के संकेत दूसरे रास्ते की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका अगर सोच रहा है कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेगा तो ईरान उसे ऐसा आसानी से करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं करने देगा। लेकिन अंतिम फैसला मिसाइलों से ज्यादा 3 चीजें करेंगे: ईरान की अर्थव्यवस्था, उसका हथियार उत्पादन क्षमता और घरेलू स्तर पर जनता का दबाव। अगर ईरान इन तीनों मोर्चों पर टिक गया तो ये जंग महीनों से आगे बढ़कर लंबी हो सकती है। अगर आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई ने तेहरान पर दबाव
दबाव बढ़ा लिया तो फिर तस्वीर अचानक बदल भी सकती है। इसलिए अभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ईरान को कब हरा देगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि कौन पहले थकेगा, अमेरिका या ईरान। और फिलहाल ईरान के बयान ये बता रहे हैं कि तेहरान जल्दी पीछे हटने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा। इस नतीजे ने उस राजनीति को चुनौती दी जिसकी सबसे मजबूत नींव लंबे समय से जातीय समीकरणों पर टिकी रही। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की हार को युवाओं के आंदोलन से जोड़ने से इनकार करते हुए साफ कहा है कि असली वजह स्थानीय नेतृत्व और जनता को मिला नया राजनीतिक विकल्प है। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने उन्हें प्रखर कुटिल महोदय तक कह डाला। 2030 में फिर बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांकीपुर ने बिहार की राजनीति में एक नई दरार पैदा कर दी और क्या बिहार आगे भी यही समीकरण दोहराएगा। बिहार में जाते सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं रही बल्कि लंबे समय तक चुनावी गणित का सबसे बड़ा हथियार रहे। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की तरफ से मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अगड़े पिछड़े की राजनीतिक रेखा और गहरी हुई है। 1990 के दशक में मंडल राजनीति ने इस विभाजन को नई राजनीतिक ताकत दे दी। लालू प्रसाद यादव के दौर में पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी ने बिहार की सत्ता का चेहरा बदल दिया था और इस राजनीति का फायदा भी हुआ और इसका नुकसान भी हुआ था। पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इसके साथ बिहार में जातीय पहचान चुनावी राजनीति की केंद्र धुरी बन गई है। लंबे समय तक उम्मीदवार से पहले उसकी जाति देखी गई, मुद्दों से पहले सामाजिक समीकरण देखे गए और विकास से पहले पूछा गया कि किसका वोट किधर जाएगा। लेकिन बांकीपुर का संकेत अगर व्यापक है तो फिर ये तस्वीर बदल सकती है। देखिए, प्रशांत किशोर की सफलता में जिस तथाकथित भूरा बाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला वर्ग के समर्थन की चर्चा हो रही है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सामाजिक समूह लंबे समय से बिहार की सत्ता की अलग अलग राजनीतिक धाराओं में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। अगर इस वर्ग का एक हिस्सा किसी नए राजनीतिक विकल्प की तरफ बढ़ा तो फिर इसे केवल एक उपचुनाव का आंकड़ा मान करके खारिज करना राजनीतिक भूल होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक उपचुनाव को बिहार की पूरी राजनीति का जनादेश मान लेना भी उतनी ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि उपचुनाव में स्थानीय नाराजगी, उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता, संगठन की कमजोरी और मतदान का उत्साह सब कुछ परिणाम बदल सकता है। असली परीक्षा तब होगी जब पूरा बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगा। तब जाति, धर्म, गठबंधन, संगठन और स्थानीय मुद्दे एक साथ चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पार्टी ये मानती है कि बांकीपुर की हार केवल स्थानीय कारणों का परिणाम है तो फिर उसे ये साबित करना होगा कि बिहार में उसका संगठन और सामाजिक आधार पहले की तरह मजबूत है। और अगर प्रशांत किशोर के आरोपों में कुछ सच्चाई है तो बीजेपी को ये समझना होगा कि केवल पुराने वोट बैंक के भरोसे नई पीढ़ी को हमेशा अपने साथ नहीं रखा जा सकता है। अजय आलोक का ये कहना कि बीजेपी कांग्रेस की तरह किसी मुख्यमंत्री की इच्छा से चुनाव हारने वाली पार्टी नहीं है। राजनीतिक जवाब जरूर है, लेकिन जनता के सवाल का जवाब इससे नहीं मिलता। जनता ये पूछती है कि उम्मीदवार कौन था, उसकी स्वीकार्यता कितनी थी, स्थानीय नेतृत्व कितना मजबूत था उसका और पार्टी जमीन पर कितनी सक्रिय थी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बीजेपी ने बदले मतदाता को पढ़ने में गलती की? यही जेनजी का सवाल भी जुड़ जाता है। नई पीढ़ी जाति और धर्म से पूरी तरह मुक्त हो गई है, ऐसा दावा अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि रोजगार, शिक्षा, अवसर, डिजिटल दुनिया और भविष्य की चिंता उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रही। सीजेपी जैसे छात्र आंदोलनों से लेकर के अलग अलग में, जैसे झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, युवा आंदोलन तक ये संकेत दिखाई देता है कि नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक भाषा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर जन स्वराज इस बेचैनी को राजनीतिक विकल्प में बदल पाता तो फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, और अगर नहीं बदल पाता तो फिर बांकीपुर सिर्फ एक चमकता हुआ उपवाद बनकर रह जाएगा। इसीलिए 2030 की चुनौती सिर्फ प्रशांत किशोर के सामने नहीं, ये चुनौती बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और बिहार की हर स्थापित राजनीतिक ताकत के सामने है, क्योंकि असली लड़ाई अब सिर्फ जातियों के बीच नहीं है। असली लड़ाई पुराने राजनीतिक समीकरण बनाम नए राजनीतिक विकल्प की है। बांकीपुर ने सवाल पूछ दिया है कि अब जवाब पूरे बिहार को देना ही होगा। क्या बिहार सचमुच जातीय जकड़न से बाहर निकल रहा है या ये बदलाव अभी सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है? इतिहास का अगला अध्याय 2030 में लिखा जाएगा बिहार में, और शायद तब पता चलेगा कि बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं थी, वो बिहार की राजनीति में आने वाले तूफान की पहली आहट थी। तो ओटीपी में आज इन मुद्दों पर हमने बात की है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।